फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल प्रोडक्ट्स की सप्लाई चेन में डिस्ट्रीब्यूटर्स के खत्म होने से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, एक एग्जांपल की सहायता से समझते हैं किसी भी प्रोडक्ट की सप्लाई चेन कैसे होती है। जैसे ये कोई फैक्ट्री है किसी प्रोडक्ट की, फॉर एग्जांपल कोलगेट जो टूथपेस्ट है ना, उसकी ये फैक्ट्री है और उसके बाद यहाँ से फैक्ट्री से माल प्रोड्यूस होगा, जाएगा डिस्ट्रीब्यूटर के पास में। डिस्ट्रीब्यूटर फिर फर्दर उस माल को डिस्ट्रीब्यूट करेगा रिटेल आउटलेट्स पर, यानी दुकानों पर। जो किराना की दुकानों पर हम सामान खरीदते हैं ना, वो है रिटेल आउटलेट। कई बार ऐसा होता है बीच में क्लस्टर डिस्ट्रीब्यूटर भी होते हैं। जैसे माल यहाँ से गया क्लस्टर डिस्ट्रीब्यूटर के पास में, फिर फर्दर वो भेजता है डिस्ट्रीब्यूटर के पास में और फर्दर फिर डिस्ट्रीब्यूटर से जाता है रिटेल आउटलेट्स के पास में। समझ गए? अब इस आर्टिकल का एसेंस जो है ना, मैं आपको एक बात में बता देता हूं, आप समझ जाओगे। आज के समय में ना माल नाम फैक्ट्री से इन टेक कंपनीज के द्वारा भी उठा लिया जाता है, जैसे रिलायंस जियो मार्ट है, उड़ान है। ये टेक कंपनीज, रिलायंस जियो मार्ट और उड़ान जैसी टेक कंपनीज, ये फैक्ट्री से माल उठा लेती हैं और फिर सस्ते दामों पर बेच देती हैं रिटेल आउटलेट्स को। यानी दुकानदार सीधा रिलायंस जियो मार्ट और उड़ान जैसे प्लेटफॉर्म से माल खरीद लेते हैं। तो बीच में पहले जो डिस्ट्रीब्यूटर हुआ करते थे ना, उनका काम खराब हो रहा है, वो आज के समय में बेरोजगार हो रहे हैं। तो आपको लगेगा डिस्ट्रीब्यूटर बेरोजगार कैसे हो रहे हैं? बस हुआ तो यही है ना, किराना की दुकानों वालों के पास में दो ऑप्शंस हो गए हैं। पहले वो सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर से माल खरीदते थे, अब वो ये जो टेक प्लेटफॉर्म्स हैं रिलायंस जियो मार्ट और उड़ान से भी माल खरीद सकते हैं। तो फिर बेरोजगार होने की बात कहाँ से आ गई? बेरोजगार होने की बात देखो यहाँ पर आ गई। एक तो ये जो जियो मार्ट और उड़ान जैसे प्लेटफॉर्म है ना, ये तो बहुत बल्क में माल खरीदते हैं फैक्ट्रीज से। अब कोलगेट की फैक्ट्रीज हैं, एक छोटा सा डिस्ट्रीब्यूटर मान लीजिए 100 पैकेट खरीदता है कोलगेट के, लेकिन ये जो रिलायंस जियो मार्ट है, ये 100 छोड़िए, ये 1 लाख पैकेट इन्होंने एक साथ खरीदे होंगे कोलगेट की फैक्ट्री से। तो इनको तो माल सस्ता मिलेगा ना, जाहिर तौर पर इकोनॉमी ऑफ द स्केल है, जो ज़्यादा माल लेगा उसको उतना सस्ता माल मिलेगा। तो रिलायंस जियो मार्ट के पास में इकोनॉमी ऑफ द स्केल का फायदा है। दूसरा फायदा ये है, रिलायंस जियो मार्ट हो, उड़ान हो, इनके पास देखो पैसा बहुत होता है। रिलायंस के पास पैसे की थोड़ी ना कमी है। अब जानबूझ के भी ये सस्ता माल दे देते हैं, इवन घाटे में आके, लॉस में आके भी दुकानदारों को सस्ता माल दे देते हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें अभी मार्केट कैप्चर करनी है। इनको लगता है कि फिलहाल मार्केट कैप्चर कर लेते हैं, बाद में जब हमारी मोनोपोली हो जाएगी उसके बाद हम पैसा कमा लेंगे। अभी तो किराना स्टोर वालों को आदत पड़ने दो, हमारी खरीदने दो उनको, जितना सस्ता हम माल दे सकते हैं उतना सस्ता देंगे। एक बार जब इन्हें हमारी आदत पड़ जाएगी और डिस्ट्रीब्यूटर फेल हो जाएंगे मार्केट में, तब हम फिर धीरे धीरे करके माल बढ़ा, धीरे धीरे करके प्राइस जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं रिलायंस जियो का। शुरू में देखो उन्होंने फ्री सिम दिए, उसके बाद इन्होंने थोड़ा बहुत रेट रखा, अब धीरे धीरे रेट इंक्रीज होता जा रहा है रिलायंस जियो के सिम्स का। क्यों? देखो इतनी सारी कंपनीज तो फेल हो गई, वोडाफोन आइडिया इनका मर्जर हो गया, बची क्या? सिर्फ एयरटेल। तो ये होती है प्रीडेटर प्राइसिंग। मतलब ऐसी प्राइसिंग रखो कि आपके जो कॉम्पिटिटर है ना वो फेल हो जाएं, और जब वो फेल हो जाएं उसके बाद आप मनमाने ढंग से दाम तय करो। एविएशन सेक्टर में प्रीडेटर, जो ये प्रीडेटिंग प्राइसिंग है ना, काफी देखने को मिलती थी। तभी तो ये जेट एयरवेज, किंगफिशर ये फेल हो गई। हालांकि मतलब सिर्फ ये रीजन नहीं था, और भी बहुत सारे रीजंस थे इन एविएशन कंपनीज के फेल होने के। लेकिन एक रीजन ये भी था कि इतना कंपटीशन है प्राइसिंग में एविएशन सेक्टर में, जिसके पास पैसा है ना वो जानबूझ के टिकट सस्ती बेचता है, घाटे में आकर भी। उसे यूं लगता है कि अभी घाटा सहन कर लेंगे, लेकिन जब बाकी कंपनीज फेल हो जाएंगी तब हमारी मोनोपोली हो जाएगी, तब हम मनमाने दाम वसूलेंगे। तो आप कंसेप्ट सारा समझ गए ना। अब यही बात आर्टिकल में ना कंटेक्स्ट के हिसाब से बोली जाती है। महाराष्ट्र में एक जगह है तालोड़, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? ये है नंदरबार डिस्ट्रिक्ट में। यहां पर ना जो लोकल स्टोर्स है ना, उन्होंने कोलगेट टूथपेस्ट को बायकॉट कर दिया। क्यों बायकॉट कर दिया? वही बात, क्योंकि जो कोलगेट है ना वो रिलायंस जियो मार्ट, उड़ान जैसे प्लेटफॉर्म्स को सीधा माल बेच रहा था, जिसकी वजह से जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो फेल हो रहे थे। अब आपको लगेगा लोकल स्टोर क्यों फिर विरोध कर रहे हैं? क्योंकि वहां पे पर्टिकुलर जगह पे तालोड़ में लोकल स्टोर और डिस्ट्रीब्यूटर्स सेम कम्युनिटी से थे, तो उनको लगा कि डिस्ट्रीब्यूटर बेरोजगार हो रहे हैं तो इनका साथ देना चाहिए। समझ रहे हो? अब देखो एक चीज आपके मन में जरूर आई होगी, क्या
कस्टमर्स को तो इससे फायदा होता है ना। अगर मान लीजिए डिस्ट्रीब्यूटर, यहां आगे पैसों का भी एग्जांपल दे रखा है, अगली स्लाइड पे आप देखिए। 100 ग्राम की टूथपेस्ट है कोलगेट की, एक रिटेलर यानी किराना स्टोर वाला बेचता है 55 रुपये में। अब उस किराना स्टोर वाले ने वो 55 रुपये की टूथपेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर से परचेज की 45 रुपये में, और डिस्ट्रीब्यूटर ने वही टूथपेस्ट फैक्ट्री वालों से परचेज की 40 रुपये में। अगर मान लीजिए सीधा रिलायंस, जियो मार्ट और उड़ान जैसे प्लेटफॉर्म किराना स्टोर वाले को टूथपेस्ट 40 रुपये में बेच दें तो 5 रुपये का फायदा हो जाएगा किराना स्टोर वालों को, तो वो अपना प्रॉफिट कम कमा लेगा और कस्टमर को थोड़ा सस्ता बेचेगा। यानी अगर किराना स्टोर वाले सीधा माल अगर खरीदते हैं उड़ान और रिलायंस, जियो मार्ट जैसे प्लेटफॉर्म से, तो इसका फायदा तो कस्टमर्स को भी होता है ना, क्योंकि उन्हें माल सस्ता भी मिलेगा। देखो ये बात सच है, लेकिन क्वेश्चन ये उठता है ना, कितने समय तक सस्ता मिलेगा। उसे ये पॉइंट तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया ना, शुरू में सस्ता मिल भी जाएगा जैसे रिलायंस जियो का सिम, लेकिन थोड़े समय बाद फिर ये प्राइस जो है वो महंगा कर देंगे। ये वाली बात है। जोमेटो, स्विगी जैसे प्लेटफॉर्म क्या करते थे पहले, तो इतना इतना डिस्काउंट और फ्री में, मतलब गाजर का हलवा 50 रुपये में, डिलीवरी भी फ्री। लेकिन आज के समय में धीरे धीरे वो रेट इंक्रीज कर रहे हैं। हालांकि अभी तक उन्होंने इतने भी नहीं किए हैं, लेकिन आने वाले समय में आप देखिएगा जब मिडिल क्लास की आदत पड़ जाएगी पूरी जोमेटो स्विगी की, तो फिर वो डिलीवरी चार्ज भी ज़्यादा वसूलना स्टार्ट करेंगे, डिस्काउंट बहुत कम देंगे, तो आगे वो प्रॉफिटेबल होंगे ना, कहीं से तो वो प्रॉफिट कमाएंगे ना, एक बार जनता को आदत लग गई तो। अच्छा देखो, इसके बाद और भी रीजंस बताए हुए हैं कि किराना स्टोर वाले क्यों माल खरीदते हैं रिलायंस, जियो मार्ट और उड़ान जैसे प्लेटफॉर्म से। सस्ता माल मिलता है वो तो एक फैक्टर है ही, और भी फैक्टर्स हैं। जैसे देखो, फोन पर वो सप्लाई को ऑपरेट कर सकते हैं, या फिर आप कहो रेगुलेट कर सकते हैं। जब जितना माल मंगवाना हो, एक एप्लीकेशन की सहायता से वो दिशा निर्देश दे सकते हैं, ना कोई फ़ोन करने की आवश्यकता, ना कोई और झंझट। इतना आसान उनके लिए होता है। दूसरा, ये उड़ान और रिलायंस, जियो मार्ट जैसे प्लेटफॉर्म ना, ये क्रेडिट भी काफ़ी देते हैं, मतलब उधार में भी माल दे देते हैं अच्छा खासा, तो दुकानदारों को और फ़ायदा होता है, क्रेडिट मिल जाता है, इसलिए वो इनसे माल खरीदना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। इसके बाद राइटर ये बोलते हैं, ये उड़ान और जियो मार्ट जैसे प्लेटफॉर्म्स है ना, ये घाटा ज़्यादा देखो इसलिए सहन कर पाते हैं क्योंकि इनमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट होती है। जैसे आज के समय में जो उड़ान प्लेटफॉर्म है, पिछले 5 सालों में ये 5,000 करोड़ से ज़्यादा का घाटा सहन कर चुका है। अब इसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट लगी है। जैसे एग्जाम्पल दिया जाता है, जिस फॉरेन कैपिटल फर्म का पैसा लगा है ना उड़ान प्लेटफॉर्म में, उस फॉरेन वेंचर कैपिटल फर्म में अमेरिकन पेंशन फंड का पैसा लगा है। तो इसका मतलब अमेरिका का एक सीनियर सिटीजन सस्ती टूथपेस्ट बेचने में कंट्रीब्यूट कर रहा है, ऐसा राइटर बोलना चाहते हैं इनडायरेक्टली। मतलब कहीं ना कहीं पेंशन फंड का पैसा है और वो पेंशन फंड का पैसा लगा है उड़ान में, और उड़ान घाटा सहन कर रहा है, तो अमेरिका का सीनियर सिटीजन कंट्रीब्यूट कर रहा है कि इंडिया में जो कस्टमर हैं वो सस्ता टूथपेस्ट परचेज कर सके। हालांकि बाद में प्राइसिंग इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन देखो, ये सिर्फ इंडिया का एग्जाम्पल नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड में ऐसा हो रहा है। ये जो स्टार्टअप का खेल चल रहा है ना पूरा, जिसमें इन्वेस्टमेंट आती है और बाकी जो छोटे दुकानदार हैं या फिर बीच वाले प्लेयर हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, ये खेल सिर्फ इंडिया में नहीं चल रहा, ये पूरे वर्ल्ड में चल रहा है। लास्ट में राइटर ये बोलते हैं, देखो ये जो प्रीडेटरी प्राइसिंग चल रही है ना, इसके खिलाफ यूएसए में तो जांच चल रही है, लेकिन इंडिया में अभी किसी प्रकार की कोई जांच नहीं चल रही है इसे रोकने के लिए। अगर ऐसा ही चलता रहा तो अलग अलग प्रोडक्ट्स की सप्लाई चेन में न जाने कितने जो इंटरमीडिएट प्लेयर्स हैं ना, जिनकी अभी फॉर एग्जांपल हमने बात की डिस्ट्रीब्यूटर्स, ऐसे सप्लाई चेन्स में न जाने कितने जो इंटरमीडिएट प्लेयर्स हैं वो बेरोजगार हो जाएंगे। तो इस पर सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है कि वाइड स्प्रेड लाइवलीहुड का लॉस ना हो इस प्रकार की प्रीडेटरी प्राइसिंग की वजह से। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया। अब चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल मेडिसिन के क्षेत्र में ज़बरदस्त साइंटिफिक एडवांसमेंट से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? देखो, न्यूयॉर्क के एक हॉस्पिटल में बहुत ही ज़्यादा पाथ ब्रेकिंग सर्जिकल प्रोसीजर परफॉर्म किया गया। एक 57 साल का व्यक्ति जिसका हार्ट फेल हो चुका था, उस व्यक्ति में पिग यानी सुअर का हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया। एक टर्म है यहाँ पे जीनो ट्रांसप्लांट,
जब देखो एक स्पीसीज का कोई ऑर्गन दूसरी स्पीसीज में ट्रांसप्लांट किया जाता है तो इसे कहा जाता है जीनो ट्रांसप्लांट। तो ये जीनो ट्रांसप्लांट का एक एग्जाम्पल है, क्योंकि पिग जो कि एक अलग स्पीसीज है, पिग का हार्ट जो है वो ट्रांसप्लांट किया गया है होम्योसेपियंस में यानी ह्यूमंस में। ये ट्रांसप्लांट देखो रिफ्लेक्शन है बहुत ही ज़्यादा असीम पॉसिबिलिटीज़ का मेडिसिन के क्षेत्र में। मतलब ये ट्रांसप्लांट जैसा कि अभी तक लग रहा है कि सक्सेसफुल है, तो आने वाले समय में तो देखो आपको पता है बहुत सारे ऐसे डिजीज़ होते हैं जिनका इलाज संभव नहीं हो पाता, तो उन डिजीज़ में डॉक्टर्स बॉडी का पूरा ऑर्गन ही बदलने की सोच सकते हैं कि हाँ किसी दूसरे एनिमल का ऑर्गन लगा दिया जाए और जान बचा ली जाए कम से कम। वैसे भी डिजीज़ जो है उसका इलाज तो हो नहीं रहा है। समझ गए क्यों राइटर बोलते हैं कि दरवाज़ा खुल गया है बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ का। इसके बाद आर्टिकल में ये बोला जाता है पिछले 100 सालों में देखो मेडिसिन के क्षेत्र में ना ट्रांसप्लांटेशन जो है ना, यानी फेल हो रहे ऑर्गन्स को रिप्लेस करना, ये एक स्पेक्टेकुलर अचीवमेंट रही है। और अभी ट्रांसप्लांट ज़्यादा हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, लेकिन बहुत सारे केसेस में ना, जैसे हार्ट के केसेस में ट्रांसप्लांट करवाने वाले ज़्यादा होते हैं, लेकिन जिनका ट्रांसप्लांट वाकई में होता है फाइनली उनकी संख्या बहुत कम होती है। नंबर लगता है, आपको भी पता है, लेकिन क्योंकि ह्यूमन बीइंग का जो ऑर्गन्स है ना वो आसानी से मिलते नहीं हैं, उसके सोशल चैलेंजेस भी हैं, बहुत कम लोग डोनेट करते हैं, और बहुत बार साइंटिफिक चैलेंजेस भी हैं, जैसे हार्ट का ट्रांसप्लांट बहुत मिनिमम टाइम में होना चाहिए, अदरवाइज सर्जरी जो है वो सक्सेसफुल नहीं होती। बहुत बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि जो भोले भाले गरीब लोग होते हैं उनको बहला फुसला के उनके जो ऑर्गन्स हैं उनकी बॉडी से निकाल दिए जाते हैं और फिर उनको अमीर लोगों में लगा दिया जाता है। ये पूरा व्यापार चलता है। तो कितना बड़ा अनएथिकल ये इशू है। लेकिन अब देखो, अगर ये चीज़ पॉसिबल हो गई कि एनिमल्स के ऑर्गन लगने स्टार्ट हो गए ह्यूमन बींग्स में, तो फिर इन सब चीज़ों की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी ना। फिर ह्यूमन बींग के ऊपर मोहताज नहीं रहा ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के लिए। अब आगे आगे देखो, ये देखने को मिल सकता है कि इवन कुछ हॉस्पिटल्स तो इवन ये भी इंश्योर करें कि बेशक एनिमल्स को मार दिया जाए, ह्यूमन बींग्स की जान बचाना जरूरी है। तो एनिमल्स जिनसे कोई ऑर्गन चाहिए, हार्ट या फिर किडनी जो भी है, उसके लिए एनिमल को तुरंत मारा जा सकता है, ताकि तुरंत की तुरंत एनिमल का जो ऑर्गन है वो लगाया जा सके ह्यूमन बींग में। हालांकि देखो, पेटा वाले और कुछ दूसरे जो लोग हैं वो इसे गलत बताएंगे कि ह्यूमन बींग की जान बचाने के लिए एनिमल को क्यों मारा जाए, एनिमल को क्यों सेक्रीफाइस किया जाए। बट अगर ये पॉसिबल हुआ तो फिर ये सब देखने को मिलेगा, ये एक सच्चाई है। इसके बाद राइटर बोलते हैं कि 1960s में भी एक सर्जन थे जिनका नाम था रिम्ट्समा। इन्होंने न्यू ऑर्लियंस में 13 चिंपैंजीज की जो किडनीज थी ना वो ह्यूमन बींग्स में ट्रांसप्लांट की। उनमें से एक स्कूल टीचर, वो तो वापस काम पे भी चले गए थे और 90 दिन और जिए, लाइव्ड फॉर 90 डेज। इसका मतलब आगे नहीं जिए वो। इसका मतलब ज़्यादातर पुराने जो ट्रांसप्लांट्स थे ना वो फेल हो गए। लेकिन धीरे धीरे आपको पता है साइंस तरक्की करती है और ये जो ट्रांसप्लांट है ना अभी तक तो सही काम कर रहा है। पिग्स की अगर बात करें, मतलब सिर्फ पिग का ही हार्ट क्यों ट्रांसप्लांट किया है? क्या पिग का जो दिल है वो ज़्यादा धड़कता है, कम धड़कता है? क्यों, ऐसा क्यों? देखो, ऐसा इसलिए साइंटिस्ट पिग्स पे इसलिए फोकस कर रहे हैं क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड में एक तो इस पर्पज़ के लिए, मतलब स्पेशली ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के लिए पिग्स को पालना ये एक्सेप्टेबल माना गया है। दूसरे जानवरों को पालना फिर मारना उनसे ऑर्गन्स लेने के लिए, इसे एक्सेप्टेबल ज़्यादा माना नहीं जाता वेस्टर्न वर्ल्ड में। लेकिन पिग्स को मारना उनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वो स्पेशल पिग्स को पाल भी सकते हैं अगर उनसे ऑर्गन्स चाहिए तो। एक तो ये चीज़ है। दूसरा, पिग्स जो है ना वो जेनेटिकली मॉडिफिएबल हैं, यानी उनको जेनेटिकली मॉडिफाई किया जा सकता है। इसका फायदा ये होगा, पिग्स में जो जीन्स है ना वो साइंटिस्ट इस प्रकार से बदल दें कि कल को उनका ऑर्गन ह्यूमन बींग्स में ट्रांसप्लांट होता है ना तो कोई रिजेक्शन ना आए, ठीक से ट्रांसप्लांट हो जाए। उस हिसाब से उस पिग के जो जीन्स है ना वो बदले जा सकते हैं। तो जेनेटिकली मॉडिफिएबल है पिग्स, इसलिए साइंटिस्ट पिग्स को ज्यादा पसंद कर रहे हैं। हालांकि देखो, कुछ कंसर्न्स हैं कि पिग से वायरस भी तो आ सकता है ना ह्यूमन बींग में, जैसे स्वाइन फ्लू है। तो राइटर ये कहते हैं इसके जवाब में, अब देखो इसके लिए भी साइंटिस्ट ने बायो प्रोटेक्शन और जेनेटिक मैनिपुलेशन का सहारा लिया है ताकि पिग से ह्यूमन बींग्स में वायरस ना ट्रांसफर हो सके। बट
कोविड-19 के बाद तो ये डर जो है वो फिर से पैदा हो गया है। क्या पिग के जो ऑर्गन हम ह्यूमन बींग्स में लगाएंगे तो क्या कोई खतरा है पिग से जो वायरस है ह्यूमन बींग में इन्फेक्ट होने का? अब जैसे एग्जांपल दिया जाता है, कुछ कंपनीज यूएसए में ऑलरेडी ऐसी हैं जो स्पेशल तरह के खेतों में, स्पेशल तरह के फार्म्स में जेनेटिकली मॉडिफाइड पिग्स की ब्रीडिंग कर रही हैं ताकि आगे जाके उनका इस्तेमाल किया जा सके ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के लिए। उनमें से एक है ये वाली कंपनी रेविविकोर। इन्होंने अभी हाल ही में जो न्यूयॉर्क में ट्रांसप्लांट हुआ ना, तो उस केस में पिग का हार्ट सप्लाई किया। इसके बाद देखो आर्टिकल में काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें बोली जाती हैं कि अब तो बहुत जल्द आप देख लीजिएगा दूसरे जो जीनो ट्रांसप्लांट है ना उसके केसेस भी सामने आएंगे। शुरुआत हो गई तो आगे तो चीज़ें जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगी बस। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है, क्या ये पर्सन जिसमें पिग का हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ है ये कितने समय तक जीवित रहेगा? अगर देखो ज़्यादा समय तक लाइफ अगर बची रहती है तो फिर बहुत ही अच्छा है। और वैसे भी ये जो पर्सन था जिसमें पिग का हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ है वो तो देखो वैसे भी मतलब मरने वाला था आर्टिकल के अनुसार, तो उसको तो कुछ दिनों की भी ज़िंदगी अगर मिली है तो भी अच्छा ही है। लेकिन क्वेश्चन फिर से वही आता है, क्या इससे इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होंगे, रिपरकशंस क्या होंगे जब हम नेचर के अगेंस्ट जा रही हैं? उस पर साइंटिस्ट को अच्छी खासी रिसर्च पहले करनी पड़ेगी, उसके बाद ही मतलब प्रॉपर गाइडलाइंस विभिन्न देशों की सरकारों की आनी चाहिए। अगर इस प्रकार के जीनो ट्रांसप्लांट तेजी से होने लगते हैं तो गाइडलाइंस जारी करनी चाहिए सरकारों को। जब देखो न्यूयॉर्क में ये पिग के हार्ट ट्रांसप्लांट की खबर आई ना, तो एक लोकल केस भी याद आ गया। इंडिया में ना एक इसी प्रकार का केस एक सर्जन के द्वारा परफॉर्म किया गया था 1990s में। उस सर्जन का नाम था बरुआ। इन्होंने देखो क्या किया था, इन्होंने एक पिग के हार्ट को ट्रांसप्लांट करने की कोशिश की थी। हार्ट और लंग दोनों, यानी पिग के हार्ट और लंग दोनों को ट्रांसप्लांट करने की कोशिश की थी 32 साल के एक पर्सन पुर्नो साइकिया में। समझ गए ना केस क्या था? अपने इंडिया का लोकल बरुआ नाम के सर्जन थे। इन्होंने 1990s में 32 साल के एक व्यक्ति पुर्नो साइकिया में पिग का हार्ट और लंग दोनों ट्रांसप्लांट करने की कोशिश की थी। क्या ये सर्जरी सफल हुई? कतई नहीं, फेल हो गया पूरी तरह से। ये सर्जरी डिजास्टर साबित हुई और बाद में पता लगा ये 32 साल के जो पर्सन थे इनको बेचारों को ज़्यादा पता ही नहीं था, गरीब पर्सन थे, इनको पैसे का लालच देके इनमें सर्जरी परफॉर्म की गई थी। तो ये जो सर्जन थे बरुआ, इनसे इनकी डिग्री छीन ली गई। लास्ट में आर्टिकल में ये बोला जाता है, देखो ह्यूमन बींग्स में ना हमेशा से ये चाहत रही है लंबा जीने की, कैसे लाइफ को एक्सटेंड किया जा सके। अब लाइफ के अंतिम स्टेज पर ना बहुत बार आपने भी सुना होगा डेथ हो जाती है ऑर्गन्स के फेल होने की वजह से। हार्ट फेल हो गया इस वजह से डेथ हो गई, किडनी फेल हो गई इस वजह से डेथ हो गई। तो ऐसी सिचुएशन में जल्दी से एनिमल्स के जो ऑर्गन्स है ना वो ट्रांसप्लांट किए जा सकते हैं। बट हमें एक चीज़ याद रखनी चाहिए, हम इस प्रकार से नेचर के अगेंस्ट जा रहे हैं ना, तो हमारे नेचर में जितने भी स्पीसीज है ना, चाहे वो एनिमल्स हों, ह्यूमन बींग्स हो, कोई भी हो, सारे एक साथ रहें, उसी प्रकार से सबका फायदा है। वो वन हेल्थ वाली अप्रोच आपको याद है ना, इकोलॉजी और एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स सभी अगर कोएग्जिस्ट करते हैं अच्छे से तभी तीनों सर्वाइव कर पाएंगे, क्योंकि तीनों जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं। तो हमें ये भी याद रखनी चाहिए, ऐसा नहीं कि किसी स्पीसीज को हम कुर्बान कर दें अमर होने की चाहत में। तो ये पूरा आर्टिकल डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल इंडिया श्रीलंका रिलेशंस से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो अभी ना श्रीलंका की इकोनॉमी की सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। क्यों ख़राब है इस पर देखो दूसरे चैनल पे एक वीडियो बनाई थी 3-4 महीने पहले, ये अपना दूसरा जो चैनल है ना सुमित वाला, उस पर ये पूरा इशू डिस्कस किया था कि आखिरकार क्या हुआ कि श्रीलंका की जो इकोनॉमी है वो कोलैप्स होने वाली है। ऐसा श्रीलंका की सरकार ने क्या किया? तो आप बैकग्राउंड जानने के लिए ये वीडियो देख लीजिएगा, 10 मिनट की है, दूसरे चैनल पे है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी डाल दूंगा। बात ये है कि इनकी इकोनॉमी की सिचुएशन काफ़ी ख़राब है और हमारे देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने श्रीलंका के फाइनेंस मिनिस्टर बासिल राजापक्सा के साथ सैटरडे को वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू बात की और ये विश्वास दिलाया कि आपकी इकोनॉमी कोलैप्स होने वाली है, डिफ़ॉल्ट करने वाली है। इस मुश्किल भरी घड़ी में इंडिया आपका सपोर्ट करेगा हर पॉसिबल वे में, चाहे वो देखो इकोनॉमी की बात हो या फिर कोविड-19 की महामारी से निपटने वाली बात हो, हर चैलेंज का सामना हम मिलकर करेंगे, मतलब इंडिया आपकी मदद करेगा। इस हफ्ते
अभी जो श्रीलंका के राष्ट्रपति है ना गोटाबाया राजपक्षे, वो पार्लियामेंट को, श्रीलंका की पार्लियामेंट को संबोधित करेंगे और बताएंगे कि उनके क्या स्टेप्स होंगे इस सिचुएशन से निपटने के लिए। अभी देखो श्रीलंका के पास क्रेडिट क्रंच बहुत ज़्यादा है, उनकी जो जीडीपी है ना वो नेगेटिव ग्रोथ रेट वहाँ पे देखने को मिल रही है कोविड-19 के कारण, क्योंकि श्रीलंका छोटा सा देश है, टूरिज्म पर चलता है, थोड़ा बहुत मसाले, टी, ये सब वहाँ से एक्सपोर्ट होते हैं, लेकिन आज के समय में एक्सपोर्ट काफ़ी कम हो गया है मसालों का। टूरिज्म कोविड-19 के चलते ठप है बिल्कुल, रेमिटेंस और फॉरेन रेमिटेंस आ नहीं रही है, इस वजह से फॉरेन रिजर्व जो है वो बहुत कम हो गए हैं। 2019 में फॉरेन रिजर्व थे श्रीलंका के पास $7.5 बिलियन। नवंबर 2021 में श्रीलंका के पास फॉरेन रिजर्व घट के हो गए हैं $1.6 बिलियन। और इनको ना 2022 में पुराना जो लोन लिया हुआ है ना उसकी $7 बिलियन की पेमेंट करनी है इंस्टॉलमेंट्स में। सोच के देखिए 2022 में $7 बिलियन की पुराने लिए हुए लोन की पेमेंट करनी है, जबकि नवंबर 2021 में फॉरेन रिजर्व हैं सिर्फ $1.6 बिलियन। तो क्या करेंगे ये? तो ऐसी सिचुएशन में जो राजपक्षे गवर्नमेंट है ना उन्होंने बात की दोनों से, दोनों जो बड़े पड़ोसी देश है ना इंडिया और चाइना, दोनों से बात की। इवन चाइना के विदेश मंत्री तो श्रीलंका की यात्रा पर भी आए, क्योंकि श्रीलंका ने बहुत सारा लोन चाइना से लिया हुआ है। तो चाइना के विदेश मंत्री बात करने आए श्रीलंका के राष्ट्रपति से, कैसे चाइना ने जो आपको लोन दिया है वो हम रीस्ट्रक्चर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए फरवरी में इंस्टॉलमेंट जानी थी $500 मिलियन की, तो उसे घटा के कर दिया जाए $100 मिलियन। तो ये क्या हुआ? ये एग्जाम्पल है डेट रीस्ट्रक्चरिंग का। मतलब बैंक कई बार डेट रीस्ट्रक्चर करता है, अगर आप लोन नहीं दे पा रहे हो, 15,000 की किस्त जाती है तो बैंक बोल देता है कि चलो ठीक है, आप 15,000 नहीं दे पा रहे हो, आप 2,000 दे दीजिए, और ये आपको अगले महीने नहीं देना है, 3 महीने तक आपका कोई नहीं देना है, 3 महीने बाद आप 2,000 देना स्टार्ट कर दीजिए। यानी लोन पहले जो देना था ना उसको रीस्ट्रक्चर कर दिया, ईएमआई घटा दी, बढ़ा दी, ईएमआई का जो वैल्यू है वो घटा दिया, बढ़ा दिया। ये होता है डेट रीस्ट्रक्चरिंग में। इसके अलावा देखो चाइना ने श्रीलंका को $1.5 बिलियन का करेंसी स्वैप एग्रीमेंट भी एक्सटेंड किया है। करेंसी स्वैप एग्रीमेंट मतलब जैसे चाइना श्रीलंका को पैसे दे देगा डॉलर में, बदले में श्रीलंका चाइना को पैसे दे देगा श्रीलंकन रुपी में, और बाद में जब श्रीलंका के पास फॉरेन रिजर्व इकट्ठे हो जाएंगे तो वो चाइना से डॉलर वापस ले लेगा, चाइना से अपना श्रीलंकन रुपी वापस ले लेगा और डॉलर लौटा देगा। ये सब चीज़ें होती हैं करेंसी स्वैप अरेंजमेंट में। अरेंजमेंट, मैंने पहले एग्रीमेंट बोला ना, अरेंजमेंट है करेंसी स्वैप अरेंजमेंट। अब बारी इंडिया की थी, तो श्रीलंका की सरकार ने इंडिया का रुख किया कि इस सिचुएशन में आप हमें ह्यूमैनिटेरियन एड दीजिए। तो इसी वजह से जो हमारे विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन और श्रीलंका के फाइनेंस मिनिस्टर बासिल राजपक्षे, इन्होंने देखो एक 4 फ्रंट इनिशिएटिव लॉन्च करने की सोची है। होगा क्या इसमें? इंडिया 4 प्रकार से श्रीलंका की मदद करेगा। एक तो लाइन ऑफ क्रेडिट देगा। लाइन ऑफ क्रेडिट मतलब लोन दे दिया एक प्रकार से श्रीलंका को कि उस लाइन ऑफ क्रेडिट की सहायता से आप इंडिया से फ्यूल इंपोर्ट कर सकते हो, फूड, मेडिसिन, ये सब चीज़ें इंपोर्ट कर सकते हो। अब सीधी सी बात है ना, श्रीलंका ये सब चीज़ें इंडिया से इंपोर्ट कर लेगा तो दूसरे देशों से डॉलर देके नहीं इंपोर्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि उनके पास तो डॉलर है ही नहीं ना। दूसरा, करेंसी स्वैप अरेंजमेंट इंडिया भी देगा जैसे चाइना ने दिया है। उसी प्रकार से डेट डेफरल मतलब इंडिया को श्रीलंका से पैसे वापस लेने हैं जो पहले पुराना कर्ज दे रखा है, तो इंडिया ने श्रीलंका को बोला ठीक है तुम्हारे पास पैसे नहीं है, थोड़े दिन बाद दे देना। तो ये डेट जो लेना था श्रीलंका से उसको एक बार के लिए डिफर कर दिया है। और एक और ट्रिनको ऑयल फार्म प्रोजेक्ट भी इंडिया ने श्रीलंका के साथ साइन किया है। ये जो प्रोजेक्ट है ना ट्रिनको ऑयल फार्म प्रोजेक्ट, ये देखो काफी सालों से पेंडिंग था, अब फाइनली जाके इस पे एग्रीमेंट हुआ है। श्रीलंका में ना ये जो जगह है ना, ये ट्रिनकोमाली, यहां पर इंडिया की जो श्रीलंकन सब्सिडरी है ना, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन श्रीलंका और श्रीलंका की एक कंपनी, दोनों मिल के यहाँ पे ऑयल एक्सप्लोर करेंगे। तो इंडिया की जो श्रीलंकन सब्सिडरी है इंडियन ऑयल वाली, उसकी 49% हिस्सेदारी होगी जॉइंट वेंचर में, और श्रीलंका की जो कंपनी है ऑयल कंपनी, उसकी हिस्सेदारी होगी 51%। तो फाइनली ये जो ट्रिनकोमाली प्रोजेक्ट है ना, ये हत्थे चढ़ चुका है, मतलब अब इसको लेके एग्रीमेंट साइन हो गया है काफ़ी सालों के बाद। ट्रिनकोमाली वाला तो देखो एक इनिशिएटिव हुआ, बाकी कौन से 3 इनिशिएटिव्स हैं? ये वाला एक सार्क करेंसी स्वैप अरेंजमेंट के तहत $400 मिलियन के डॉलर दिए हैं इंडिया ने श्रीलंका को। इसके अलावा $500 मिलियन का जो अभी पार्शियल लोन लेना था उसे डिफर कर दिया है, यानी बाद में लेगा, 2 महीने बाद इंडिया लेगा अब।
$1.5 बिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट दी है श्रीलंका को, ताकि वो एसेंशियल आइटम्स को इंडिया से परचेज कर सके। लास्ट में आर्टिकल ये बोलते हैं, देखो ये सब चीज़ें तो ठीक हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि जब इंडिया इस प्रकार से मदद करेगा श्रीलंका की, तो श्रीलंका और इंडिया के बीच रिलेशन जो हैं वो एकदम से मधुर हो जाएंगे। इंडिया और श्रीलंका के रिलेशंस काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं। फिशरमैन का इशू बहुत कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि श्रीलंका की सरकार के ऊपर भी श्रीलंका के लोकल फिशरमैन का प्रेशर रहता है कि वो इंडियन फिशरमैन को जाफना के आसपास आने से रोके मछलियां पकड़ने के लिए, क्योंकि इंडिया के फिशरमैन ट्रॉलर्स लेके आते हैं और श्रीलंकन फिशरमैन को मछलियां मिलती नहीं है इंडियन फिशरमैन के ट्रॉलर्स के इस्तेमाल करने की वजह से। समझ रहे हो? मतलब राइटर का कहना यह है कि ये सब मदद करके इंडिया और श्रीलंका के रिलेशंस बहुत ज़्यादा मधुर हो जाएंगे एकदम से, ये आप उम्मीद नहीं कर सकते। लेकिन ये अच्छी बात है, पड़ोसी ने पड़ोसी का साथ दिया। अदरवाइज चाइना भी काफ़ी मदद कर रहा है श्रीलंका की। चाइना ना करता, इंडिया करता, तब तो और भी ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन चाइना भी श्रीलंका की मदद कर रहा है। तो ये पूरा इशू हमने डिस्कस किया इंडिया श्रीलंका रिलेशंस से संबंधित। ये थी हमारी आज की डिस्कशन। 3 इश्यूज आज हमने डिटेल से डिस्कस किए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।